हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत में सबसे इंपॉर्टेंट में से एक। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन पहले हम पिछले लेक्चर के बेस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ दाग एंड चेहरा इन आर्मी। दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान के बारे में बताइए जिसने दाग और चेहरा की जो सिस्टम था वो शुरू किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, खुसरो मलिक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसने सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी एस्टेब्लिश की थी। इससे पहले स्टैंडिंग आर्मी हमारे पास नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले स्टैंडिंग आर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी, और एक बहुत बड़ी आर्मी इसके पास हुआ करती थी क्योंकि ये सिकंदर बनना चाहता था। याद कीजिए, इसको सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारे पास, हु इज नोन एज पैरेट ऑफ इंडिया और तोता ए हिंद। किसको पैरेट ऑफ इंडिया और तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, अमीर खुसरो, नसीरुद्दीन महमूद, अमीर हसन, मलिक कफूर। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास अमीर खुसरो। ओके, चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु डिड नॉट आस्क फॉर मंसूर। मंसूर जो होता है वो कैलिफ से एक लेटर मांगा जाता है, बट अपने आप को ही वो डेप्टी ऑफ कैलिफ डिक्लेयर कर देता है। मतलब कि कैलिफ से कोई, हमारे पास खलीफा से कोई लेटर नहीं मांगता और खुद को डेप्टी ऑफ कैलिफ डिक्लेयर कर देता है। वो कौन है हमारे पास? ऑप्शन आपके सामने है, खुसरो मलिक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और मलिक कफूर। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। करेक्ट आंसर है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को डेप्यूटी ऑफ कैलिफ डिक्लेयर कर देता है। इवन बहुत से स्टोरियंस ये बोलते हैं कि ये एक नया रिलीजन भी शुरू करना चाहता था, लेकिन अपने कोर्ट के बाकी ऑफिसर्स के कहने पर उसने ऐसा नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो तुगलक डायनेस्टी शुरुआत कैसे होती है? पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि शुरुआत कैसे होती है तुगलक डायनेस्टी की। तो याद कीजिए, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि खुसरो खान हमारे पास दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। खुसरो खान जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, और हमारे पास लास्ट रूलर जो था, जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था हमारे पास खिलजी डायनेस्टी का, उसको किल कर देता है। ओके, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को किल करते हुए हमारे पास क्या करता है, ये गद्दी पर बैठ जाता है। ओके, चलिए जी, उसके आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहां पर होता क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की डेथ होती है, खुसरो खान गद्दी पर बैठ गया है, लेकिन इसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं कर रहे। उनमें से एक है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि एक ऑफिसर हुआ करता था। ओके, गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, हमारे पास खुसरो खान को किल करता है और खुद एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करता है जिसको हम बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। अब देखिए स्टूडेंट, तो अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आ गया कि तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड कब से कब रहा, 1320 एडी से 1325 एडी। पहले तो आप ये याद रखेंगे कि कितने टाइम पीरियड तक इसने रूल किया। तो इसका रूल्स महज 5 सालों का ही रहा। इसने तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया दिल्ली में स्टूडेंट। ओके, इंपॉर्टेंट है, तुगलकाबाद फोर्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट्स में से एक है दिल्ली की, तो इसने यहां पर कंस्ट्रक्शन उसकी शुरू कराई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड है वो क्या, कि हमारे पास निजामुद्दीन औलिया, आपने सुना होगा कि आज इनकी एक मज़ार है दिल्ली में बहुत फेमस, निजामुद्दीन औलिया। तो इनके साथ ये उस समय हमारे पास शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ इनके रिलेशन बहुत गड़बड़ थे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास निजामुद्दीन औलिया अपने टाइम के सूफी संत हुआ करते थे। उन्होंने अपने घर के अंदर एक कुआं बनवाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने कई सारे मजदूरों को लगाया हुआ था। लेकिन जब तुगलकाबाद फोर्ट बनना शुरू हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक ने सभी मजदूरों को फोर्सफुली वहां से बुलवा लिया।
तो निज़ामुद्दीन औलिया का जो काम है वो बीच में रुक गया। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने, ऐसा कहा जाता है कि कर्ज किया, कर्ज का मतलब जैसे हिंदी में बोल देते श्राप देना, किसी का बुरा, किसी के लिए बुरा बोल देना। तो यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया ने कर्ज किया कि इस फोर्ट में कभी गयासुद्दीन तुगलक सही से बस ही नहीं पाएगा। ओके, सो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि दोनों के रिलेशन बड़े ख़राब हो जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक और शेख निज़ामुद्दीन औलिया के जो रिलेशन है वो गड़बड़ हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये एक तो पोस्टल सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पर एस्टेब्लिश करता है। गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, पोस्टल सिस्टम जो होता है उसको बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करता है इन द दिल्ली सल्तनत। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट, ये कई साउथ की साइड हमारे पास एक्सपीडिशंस करता है, साउथ के काफ़ी सारे एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लेता है और बंगाल के ऊपर भी अटैक करता है। तो बंगाल से लड़ाई जीतने के बाद ये दिल्ली की तरफ वापस निकल पड़ता है। और जब इसे पता चलता है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने इसको कर्ज किया है, इसको श्राप दिया एक तरह से, तो ये सोचता है कि ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया को सज़ा देगा। जब शेख निज़ामुद्दीन औलिया को इस चीज़ का पता चलता है तो वो कुछ वर्ड बोलते हैं, दैट इज़ हनुज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो यहाँ पर एक और उनके तरफ से कर्ज दिया गया। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी कर्ज के चलते हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुँच ही नहीं पाया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा हुआ करता था, बेटे 3 थे ऑल्दो, लेकिन उनमें से जो सबसे क्लोज, जो सबसे खास बेटा हुआ करता था वो था प्रिंस महमूद खान। वो सबसे एक करीबी हमारे पास रिश्ता हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक का और प्रिंस महमूद खान का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास जोना खान है वो मौके का फ़ायदा उठाने की सोचता है। वो सोचता है कि अब सुल्तान मैं बनूंगा। तो जोना खान क्या करता है, हमारे पास सुल्तान के लिए एक पवेलियन बीच रास्ते में, हमारे पास अभी दिल्ली के रास्ते हमारे पास निकल पड़ता है गयासुद्दीन तुगलक, तो बीच रास्ते में उसके लिए एक पवेलियन बनाता है। पवेलियन आप समझ लीजिए एक टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वुडन पवेलियन बनाता है जोना खान सुल्तान की रिसेप्शन के लिए, जो सुल्तान के ऊपर गिर जाता है और इस सब में सुल्तान और जो प्रिंस है महमूद खान उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है इस सब में मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खान का जो आगे चलकर नाम होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उसने जानबूझकर ये सब किया होता है। तो यहाँ पर इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या चीज़ें आप याद रखेंगे कि एक तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ इनके रिलेशन गड़बड़ थे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, ही इज़ द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, और इससे पहले ये हमारे पास अलाउद्दीन के लिए काम किया करते थे। ओके, चलिए जी आगे हम बात करते हैं वो नेक्स्ट एम्परर, नेक्स्ट सुल्तान के बारे में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बचपन में आपने कुछ स्टोरी सुनी होंगी, कुछ इसके बारे में ज़रूर सुना होगा कुछ ना कुछ। इसको पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पढ़ा लिखा था लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में इसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि प्रैक्टिकली डिसीजन कैसे लेने हैं। ओके, तो इसको बहुत से हिस्टोरियन पढ़ा लिखा मूर्ख राजा बोलते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी हद तक टॉलरेंट था टूवर्ड्स हिंदू। ये दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कई सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा और किसी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने कभी किसी हिंदू फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का नहीं सोचा। ओके, सो काफ़ी हद तक इसने बड़े लेवल पर एजुकेशन अचीव की हमारे पास, और ऐसा कहा जाता है कई लैंग्वेज ये बोल सकता था, मतलब कि कई लैंग्वेज में इसको एक्सपर्टीज़ थी, कई लैंग्वेज बोलना इसे बहुत अच्छे से आता था। रियल जो नेम जो था इसका वो जोना खान था, या फ़कर मलिक भी कई जगह इसको यहाँ पर एक तरह से मेंशन किया जाता है एज अ फ़कर मलिक। तो आपको मैंने बताया कि गद्दी पर कैसे बैठा, अपने फादर को इसने किल किया, उसके लिए पवेलियन बनाया गया और अपने एक ब्रदर को भी किल कर दिया, तो इस तरह से गद्दी पर बैठ जाता है। ओके, आगे की स्टोरी समझते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करता है एग्रीकल्चर के लिए, जिसको कहा जाता है दीवाने कोही। याद रखेंगे स्टूडेंट, दीवाने कोही। ये जो डिपार्टमेंट्स मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमारे पास याद करो, मैंने आपको एक बताया था मिलिट्री डिपार्टमेंट याद कीजिए, किसने बनाया था? गयासुद्दीन बलबन ने, दीवाने अर्ज नाम से। हमारे पास दीवाने अर्ज नाम से जो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था वो किसने बनाया था? वो बनाया था गयासुद्दीन बलबन ने। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर के लिए डिपार्टमेंट किसने बनाया? दीवाने कोही नाम से, तो वो बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, इसके टाइम पर स्टूडेंट एक बहुत ही फेमस मोरक्कन ट्रैवलर, मोरक्को एक कंट्री है, वहाँ से एक ट्रैवलर भारत आता है, इब्ने बतूता।
अब स्टूडेंट ये अपनी बुक में बहुत कुछ लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इवन मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली के 2 गांव भी दे देता है कि इब्ने बतूता वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकता है और अपना खर्चा चलाएगा। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि इब्ने बतूता किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के टाइम पीरियड पर भारत आया था, ऐसा क्यों पूछा जाता है। देखिए ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं ये अपनी बुक्स मेंटेन किया करते थे और उस समय के राजाओं के बारे में, सुल्तान के बारे में प्रॉपर बताया करते थे कि उनका शासन कैसे चल रहा था बिना किसी पार्शियलिटी के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर स्टूडेंट तुगलक का जो डायनेस्टी का जो रूल था वो काफ़ी हद तक फैल गया, इवन साउथ तक ये फैल गया। ओके, थोड़ा सा मैप के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक हमारे पास ये मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक डायनेस्टी का रूल फैला हुआ था। तो थोड़ा यहाँ पर आपको मैप से पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास स्लेव डायनेस्टी आई थी, याद कीजिए स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, फिर हमारे पास आ जाती है तुगलक डायनेस्टी, फिर बीच में हमारे पास सैयद डायनेस्टी भी आती है और फिर आती है लोधी डायनेस्टी। तो इसमें सैयद डायनेस्टी जो है वो मिसिंग है। अच्छा, आप इसको याद कैसे रखोगे कि कौन सी डायनेस्टी किस ऑर्डर में आई? तो उसके लिए एक ना हमारे पास आप सिस्टम बना सकते हो कि स्लेव SKT सख्त SKT बना लेना ना, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, SKT सख्त। और फिर आपने सुना होगा एक हमारे पास डायलॉग है, फेमस डायलॉग सख्त लौंडा। तो यहाँ से आप बना लेना SKT यानी सख्त सा, बीच में सा, सख्त सा लौंडा। सख्त मतलब स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। ओके, सो ये 4 डायनेस्टीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बीच में आप सैयद डायनेस्टी का नाम भी याद रखेंगे। ओके, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम समझते हुए यहाँ पे हमने देखा कि तुगलक डायनेस्टी का एरिया देखिए अब कहाँ तक फैला हुआ है, साउथ तक फैला हुआ है। और इसकी वजह से कुछ गड़बड़ करेगा, वो कौन? वो करेगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या गड़बड़ करता है? देखिए उसके 4 बहुत गलत डिसीजन हैं जिससे उसकी जो सल्तनत है वो बर्बाद हो गई थी। तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से उसके बेसिकली जो बुरी तरह से फेल हुए, इसमें पहला एक्सपेरिमेंट था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सोचा कि साउथ से हमारे पास अगर हमें ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है और साउथ को अच्छे से कंट्रोल में रखना है, तो दिल्ली से रूल करना मुनासिब नहीं है। दिल्ली से रूल करने के नुकसान क्या है कि हम साउथ पे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये सोचता है कि मैं अपनी कैपिटल देवागिरी शिफ्ट करूं। तो पूरा मन बना लेता है देवागिरी कैपिटल शिफ्ट करने का और बिना अपने कोर्ट के बाकी ऑफिसर से पूछे ये क्या करता है, साउथ की तरफ शिफ्ट करने का सोच लेता है। ये सोचता है कि उससे क्या होगा, पूरे भारत पर ये सही से रूल कर पाएगा, साउथ इंडिया को भी सही से कंट्रोल कर पाएगा। तो इस सब के चलते वो हमारे पास देवागिरी कैपिटल शिफ्ट करता है और नया नाम दिया जाता है देवागिरी को दौलताबाद। तो आपने याद रखना है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाया था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को कैपिटल बना लिया, लेकिन इतना आसान नहीं था। क्यों? अब आपको सारा का सारा कोर्ट का सिस्टम कहाँ लेके जाना पड़ेगा? दौलताबाद। अब देखिए स्टूडेंट, समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी हमारा सिस्टम दिल्ली से ही कंट्रोल होता है, कैपिटल दिल्ली है, तो जितने भी गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं, दफ्तर हैं, वो सब दिल्ली में हैं। अगर मान लो कल दिल्ली से कैपिटल हम कहीं और शिफ्ट करें तो आपको वो सारे दफ्तर, सारे ऑफिसर्स को भी वहाँ से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। इस सब के चलते हमारे पास, आप ध्यान से सुनिए, दिल्ली से इस सब के चलते जब शिफ्टिंग हुई कैपिटल की, बहुत से नोबल्स रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि 1500 किलोमीटर का लंबा सफ़र है जो आप किसी प्लेन से ट्रैवल नहीं कर रहे। आपको जनरली वो बुल्लक कार्ट, ये जो हमारे पास घोड़ा गाड़ी है, इस सब के थ्रू ट्रैवल करना है। तो 1500 किलोमीटर के रास्ते में बहुत से ऑफिसर जो हैं दम तोड़ देते हैं। अब कैपिटल बन जाती है दौलताबाद। दौलताबाद कैपिटल बन गई, लेकिन अब क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ से क्या हुआ, आक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मतलब कि नॉर्थ की तरफ से क्या हुआ, अटैक बहुत ज़्यादा होने लगे। और इस सब के चलते हमारे पास यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती कर दी है दौलताबाद कैपिटल बनाकर, और फिर अपने ऑफिसर्स को क्या बोलता है कि फिर से हम कैपिटल दिल्ली बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इस सब में बहुत सारा खर्चा होता है और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली का जो वैभव था वो इस सब के चलते बिल्कुल बर्बाद हो गया। दिल्ली एक उस समय वर्ल्ड के टॉप सिटीज़ में से एक था। आज ये समझ लीजिए जो हमारे पास स्थिति लंदन या न्यूयॉर्क की है, उससे भी कहीं बड़ा लेवल हुआ करता था दिल्ली का पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो दिल्ली का वो वैभव और वो शान नहीं रही इस सब के चलते। तो इस सब में सल्तनत का बहुत भारी नुकसान हुआ। ओके,
चलिए जी, ये पहला गलत डिसीजन था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। मैंने बताया ना कि 4 बड़े गलत डिसीजन उसने लिए थे जिनके चलते सल्तनत को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो पहला हमारे पास डिसीजन आपको समझ आ गया होगा। अगला चलते हैं, अगला डिसीजन समझने की कोशिश करते हैं। इसने एक और बड़ी गलती करी, वो क्या, टोकन करेंसी शुरू करने का इसने सोचा। अब ये टोकन करेंसी का क्या कंसेप्ट है ये समझते हैं स्टूडेंट। टोकन करेंसी का मतलब क्या होता है, और टोकन करेंसी से पहले नॉर्मल करेंसी समझ लेते हैं। इससे पहले देखो, याद करो, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चल रहे थे। तो सिल्वर और या गोल्ड अपने आप में एक प्रीशियस मेटल है। मान लीजिए मैं आपको पेमेंट की बजाय गोल्ड या सिल्वर भी तो दे सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि पेमेंट यही है। अगर आज की डेट की मैं बात करूँ, 2020 की मैं बात करूँ, तो मैं आपको कैश देने की बजाय मैं बोल दूँ कि गोल्ड ले लो, तो आप गोल्ड एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि गोल्ड की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, खुद की एक वैल्यू है। सिल्वर की भी एक खुद की वैल्यू है। अब ये क्या करता है, ये सोचता है एडवांस लेवल का कंसेप्ट। ये बोलता है कि हम टोकन करेंसी शुरू करते हैं। अब टोकन करेंसी में कॉपर के कॉइन्स यूज किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन, सिल्वर टंका की जगह पे। लेकिन होता क्या है, देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, घर पे ही सिक्के बनाकर राजा को टैक्स पे करना शुरू कर देते हैं। तो उस सब से भारी भरकम नुकसान होता है। सल्तनत का भारी भरकम नुकसान कैसे होता है, देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आज गवर्नमेंट ने जो करेंसी नोट मार्केट में इशू किए हुए हैं, अगर उनको फेक बनाना बहुत आसान होता, कोई भी उनको घर बैठकर बना सकता, तो क्या होता कि आपको किसी को पैसे पे करने होता है, आप घर पे फेक करेंसी नोट छापते और मार्केट में पे कर देते। तो कुछ टाइम बाद मार्केट में उस करेंसी नोट की वैल्यू ही खत्म हो जाती। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। तो जो कॉपर कॉइन्स है उनकी वैल्यू खत्म हो गई, और सल्तनत को फिर क्या करना पड़ा, सारे कॉपर कॉइन्स को फिर से गोल्ड और सिल्वर से रिप्लेस करना पड़ा। इस सब में सल्तनत का बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ। तो आपने याद रखना है कि टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाला सुल्तान कौन था, किसने कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दूसरी बड़ी गलती थी इसकी। अब अगर ये सही से चीज़ों को मेंटेन कर पाता, देखिए स्टूडेंट, ये डिसीजन इसका एक तरह से फ्यूचरिस्टिक था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि लोग फेक कॉइन ना बना सकें। उस चीज़ को ये कंसिडर नहीं कर पाया। ये इसकी एक बड़ी गलती थी, जिसके चलते ये सिस्टम फेल हो गया। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसने स्टूडेंट क्या किया, अब बहुत भारी भरकम नुकसान हो चुका था कई बार, अब खजाना हो चुका था खाली, तो क्या किया जाए। तो इसने खजाना भरने के लिए एक नया सिस्टम सोचा। इसने सोचा क्यों ना टैक्स बढ़ा दिया जाए, फार्मर्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए। तो इसने दोआब रीजन में टैक्स बढ़ा दिया। अब दोआब रीजन कौन सी रीजन है, जो गंगा और यमुना के बीच में हमारे पास रीजन है, वहाँ पर इसने क्या किया, भारी भरकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इससे हुआ क्या, देखिए जो किसान थे वो इतना टैक्स पे ही नहीं कर पा रहे थे। टैक्स पे करने के बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं। तो इन्होंने, जो हमारे पास किसान थे, आपको सुनकर हैरानी होगी, किसानों ने अपने खेत बैरन छोड़ दिए, उन्होंने कुछ उगाना ही छोड़ दिया, और वो अपने जो खेत हैं वो छोड़कर, अपने जो लैंड है वो छोड़कर कहाँ चले गए, जंगलों की तरफ चले गए, ताकि राजा को टैक्स ना देना पड़े। इसके चलते आप सोच के देखिए कितना भारी भरकम नुकसान हुआ, डबल नुकसान। एक तो राजा को टैक्स नहीं आया, दूसरा जब लोगों ने खेती ही नहीं की, तो क्या हुआ, फूड की कमी हो गई। थ्रू आउट द सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, फूड की कमी हो जाती है, हमारे पास व्हीट ग्रेन अवेलेबल ही नहीं होता। तो एक और बड़ा गलत फैसला दोआब रीजन में टैक्स बढ़ाने का, और वो भी गलत समय पर, क्योंकि उस समय ऐसा कहा जाता है सूखा भी पड़ा होता है। तो ये इसका बहुत ही गलत डिसीजन था हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक का। ओके, चौथा बड़ा गलत डिसीजन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया। मैंने बताया ना कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने 4 बड़े गलत डिसीजंस के लिए हिस्ट्री में जाना जाता है, इसीलिए इसे पगला राजा भी बोलते हैं, कुछ पढ़ा लिखा मूर्ख राजा भी बोलते हैं। तो चौथा गलत डिसीजन क्या था इसका, चौथा गलत डिसीजन था स्टूडेंट, इसने सोचा कि ये पर्शिया समझते हैं ना, जो ईरान इराक वाला एरिया है, वहाँ पर अटैक करेगा। तो और इवन इसने ये भी सोचा कि चाइना के ऊपर भी अटैक करेगा। इसके लिए इसने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करी, और उस आर्मी का खर्चा ये खुद मैनेज ही नहीं कर पा रहा था। इवन आप समझिए, किसने सोचा कि चाइना पे अटैक करेगा, और चाइना पे अटैक कैसे करेगा, हिमालय को क्रॉस करके। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, आज के मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ भी आप हिमालय को क्रॉस नहीं कर सकते चाइना के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये तो उस समय हमारे पास सोचता है कि ये क्या करेगा, हमारे पास चाइना को इन्वेड करेगा, और ये कोशिश भी करता है। लेकिन इस सब में क्या होता है, बहुत सारा पैसा और बहुत सारे इसके जो सोल्जर्स हैं वो मारे जाते हैं, सो पैसा बर्बाद होता है। तो ये सब कुछ बर्बादी की तरफ आगे बढ़ता है, अपना बहुत भारी भरकम नुकसान कराता है। तो इसीलिए देखिए, आप समझिए कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी थी, जिसके चलते इसने बड़ी बड़ी गलतियां करी। ओके, तो ये 4 बड़ी गलतियां आप याद रखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कभी इसकी मंशा गलत नहीं थी,
किसी भी चीज़ को लेकर इसकी मंशा गलत नहीं थी, ये हर चीज़ को सही करने की कोशिश करता था लेकिन हो जाता था सब गलत। ओके, बाद में क्या करता है स्टूडेंट, ये बाद में सोचता है कि चलो एग्रीकल्चर की हालत सुधारी जाए, तो इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए लोन भी देना शुरू करता है जिसको कहा जाता है तकावी लोन। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि सल्तनत जो है लोन दे रही है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि किसानों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो पहली बार दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने एग्रीकल्चर के लिए लोन देना शुरू किया, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब अपने फादर की गलती भी सुधारने की कोशिश करता है, तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है उनकी डेथ होती है, तो ये निज़ामुद्दीन दरगाह को भी बनाता है। तो आपने दिल्ली में सुना होगा निज़ामुद्दीन एरिया बड़ा फेमस एरिया है, तो निज़ामुद्दीन दरगाह जो है वो किसने बनाई थी, याद रखेंगे, वो बनाई थी हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, प्रिंस ऑफ मनियर कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मनियर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब इसने भाई साहब ने शुरू किए थे हमारे पास कॉपर के कॉइन, तो कॉपर के कॉइन थे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो थी नहीं, जितने मर्जी सिक्के आप बना सकते हो। अब गोल्ड और सिल्वर तो मुश्किल से मिलता है ना, इसने क्या किया, कॉपर के कॉइन्स बनाने शुरू किए। तो दिल्ली सल्तनत में वो सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा सिक्के बनाए वो था हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा सिक्के बनाए वो कौन था हमारे पास, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए हो जाता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब स्टूडेंट ये हमारे पास बीमार पड़ता है 1351 में और फाइनली इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ पर एक बहुत फेमस उस समय के हिस्टोरियन थे अब्दुल कादिर बदूनी, वो क्या बोलते हैं, फाइनली सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम पीपल एंड पीपल फ्रीड फ्रॉम सुल्तान। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन इसके बारे में कहा जाती है कि क्या कही जाती है हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो, कि आखिरकार सुल्तान जो है उसे लोगों से आज़ादी मिली और लोगों को सुल्तान से। तो ये किसके बारे में कहा गया, ये कहा गया स्टूडेंट हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना पगला राजा था, कुछ भी डिसीजन ले लेता था जिसकी वजह से नुकसान होता था। ओके, तो ये थी स्टोरी हमारे पास किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। अब क्वेश्चन उठता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसकी जगह कौन लेगा, मतलब कि लाइक सब गड़बड़ किया हुआ है, सल्तनत का बुरा हाल है, सिस्टम गड़बड़ हो चुका है, खजाना बिल्कुल खाली है, तो डिसीजन लिया जाता है कि कौन उसकी जगह लेगा। तो यहां पर डिसीजन लिया जाता है फिरोज शाह तुगलक इसकी जगह लेगा। ये डिसीजन कौन लेता है, नोबल, कोर्ट में जो बड़े अधिकारी होते हैं हमारे पास, मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में जो बड़े अधिकारी होते हैं वो फाइनली चूज करते हैं हमारे पास फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक हमारे पास कज़न होता है, ये कौन है, कज़न है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो याद रखेंगे ये मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न है फिरोज शाह तुगलक। ओके, अब सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि कोई इसके खिलाफ हमारे पास विद्रोह ना करे। तो विद्रोह कब नहीं करेगा, एक तो आपके पास जितने भी उलेमास हैं, उलेमास का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे हिंदुओं में पंडित हैं, तो यहाँ पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनकी बात हो रही है। तो ये चाहता था सबसे पहले कि धर्मगुरु जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो इसको सपोर्ट करें। तो इसी के चलते ये हमारे पास क्या करता है, दिल्ली सल्तनत को सुन्नी इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर देता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सुन्नी इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया गया है सल्तनत को। देखिए मुस्लिम सेक्ट दो तरह के हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, शिया और सुन्नी। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो शिया मुस्लिम्स हैं उनको फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यानी मुस्लिम्स के अंदर भी आप देखिए कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मुस्लिम रिलीजन के बिटवीन भी। हिंदुओं के लिए तो इसने प्रॉब्लम क्रिएट की ही, ऐसा कहा जाता है कि लाइक बहुत से पंडितों को इसने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। इवन एक पंडित को तो इसने जिंदा जला दिया दिल्ली में दिखाने के लिए कि अगर कोई पंडित अपने धर्म का फैलाने का सोचेगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। एक पंडित को इसने सरेआम दिल्ली के अंदर जिंदा जला दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। ओके, सो अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिरोज शाह जो तुगलक था वो अपने कमांडर पे बड़ा भरोसा करता था। इसका जो कमांडर था वो था मलिक मकबूल, जो पहले एक हिंदू पर्सन हुआ करता था जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए आपको ये भी समझना पड़ेगा, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर बहुत से हिंदूज ने हमारे पास क्या किया था, अपना रिलीजन जो है वो चेंज किया था। उसमें हमारे पास मलिक मकबूल भी एक पर्सन था जो कमांडर था किसका, फिरोज शाह तुगलक का। ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कमांडर ऑफ फिरोज शाह तुगलक। अब आगे की स्टोरी समझिए स्टूडेंट, ये हमारे पास मलिक मकबूल को एक टाइटल भी देता था, टाइटल का नाम था खाने जहां। खाने जहां का मतलब क्या होता है, रियल रूलर, यानी कि अपने कमांडर को ये रियल रूलर मानता था कि एक्चुअल में रूलर तो हमारे पास मलिक मकबूल ही है।
अब आगे की स्टोरी समझते हैं। फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो इसने, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुओं की कंडीशन तो इसने बहुत ही मतलब कि दयनीय कर दी। इसने क्या किया देखिए, ब्राह्मण्स के ऊपर भी जजिया लगा दिया। अब जजिया याद कीजिए, मैंने जजिया आपको पहले भी समझाया है कि नॉन मुस्लिम्स को टैक्स देना पड़ता था। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, आप कोई और धर्म फॉलो करते हैं या आप कोई धर्म ही नहीं है आपका, तो आपको जजिया देना पड़ेगा। नॉर्मल टैक्स तो आप दोगे ही दोगे, जजिया एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले भारत में इसको कौन लेकर आया, तो सिंध वाले एरिया में, सिंध जो आज की डेट में पाकिस्तान में है, मोहम्मद बिन कासिम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब पेपर में क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाएगा कि पहली बार दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने हमारे पास जजिया जो है वो ब्राह्मण्स के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट मेरा, मैंने क्या कहा है कि पहली बार हमारे पास ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया था, वो था हमारे पास, हाँ जी, कौन, फिरोज शाह तुगलक। ओके, लेकिन इसने स्टूडेंट कई सारे शहरों की भी कंस्ट्रक्शन कराई। ये कंट्रीब्यूशन इसका आप नहीं भूल सकते। इसने कई सारे शहरों की कंस्ट्रक्शन कराई, जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजपुर आपने सुना होगा, दैट इज इन पंजाब। ओके, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, ये सारे जो शहर हैं, टाउन हैं, ये किसने कंस्ट्रक्ट कराए, दैट इज बाय फिरोज शाह तुगलक। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है हिसार को लेकर। हरियाणा के जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हिसार को किसने हमारे पास एस्टैब्लिश कराया था। एक फिरोज शाह कोटला, आपने सुना होगा, दिल्ली का एक बहुत फेमस एरिया है फिरोज शाह कोटला। वहाँ उस एरिया के अंदर एक स्टेडियम भी है जिसको फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। मैंने बोला था क्यों, रिसेंटली आप इन्हें याद रखना है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का रीनेम हुआ है अरुण जेटली स्टेडियम। तो पेपर में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्रिकेट का स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम, वो कहाँ पर है, दैट इज इन दिल्ली। उसका पुराना नाम हुआ करता था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो ये भी किसके एरिया, ये एरिया किसने डेवलप किया था, फिरोज शाह कोटला वाला। क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, कभी गलत समझ लो कि फिरोज शाह तुगलक ने क्रिकेट स्टेडियम बनाया था। वो एरिया को, फिरोज शाह कोटला एरिया को डेवलप किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट हमारे पास अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, इसको बोलते थे कि ही इज द फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट। देखिए अब आप सोच के देखिए कि ब्रिटिशर्स इसकी प्रेज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि ही इज वन ऑफ द पर्सन जिसने इरिगेशन सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। क्यों, क्योंकि इसने भारत में बहुत सारी कनाल्स बनाई, बहुत सारी नहरें जो हैं भारत में, उसको बनाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किसको मिला है, वो मिला है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक को। अब देखिए इतनी सारी नहरें इसने बनाई, इसीलिए अंग्रेजों ने इसको कहा फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट। लेकिन एक समझने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। आपने कनाल बनानी है, अपनी नहरें बनानी है, तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। तो इसीलिए इसने इम्पोज किया इरिगेशन टैक्स। तो आपने याद रखना है, पहली बार दिल्ली सल्तनत के जिस सुल्तान ने इरिगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस किया वो कौन था हमारे पास, वो था हमारे पास फिरोज शाह तुगलक। देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, ये हमारे पास कजन था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। याद कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था। और हमारे पास इसने क्या किया, दिल्ली को सुन्नी इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया, दिल्ली को सुन्नी इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया। और इसने जजिया को ब्राह्मण्स के ऊपर भी इंपोज कर दिया। इससे पहले ब्राह्मण्स को जजिया नहीं देना पड़ता था, ब्राह्मण के अलावा कोई और देश, जैसे हिंदू धर्म में आपको पता है ना 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जजिया देना पड़ता था, लेकिन इसने ब्राह्मण्स के ऊपर भी जजिया इंपोज कर दिया। ओके, ये हमने बात की। फिर इसने बहुत सारी नहरें भारत में बनवाई, इसीलिए अंग्रेज उसको बोलते थे फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट। लेकिन उन नहरें बनाने के लिए जो पैसा था वो इसने टैक्स के रूप में लिया, और इसने इरिगेशन टैक्स भारत में इंट्रोड्यूस किया, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए बन जाता है। ओके, अब स्टूडेंट इसके टाइम पर सबसे ज़्यादा स्लेव्स हुआ करते थे। आपने ये भी याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास सबसे ज़्यादा गुलाम हुआ करते थे, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अब मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, देखिए पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कीजिए, पॉइंट्स को आपस में लिंक कीजिए। इसने एक रॉयल फैक्ट्री बनाई जिसका नाम था कारखानास, जिसको आज जब कारखाना भी बोल देते हैं ना, कारखाना वर्ड, तो जहां पर 1000 ऑफ स्लेव्स जो हैं वो काम करते थे। और उन्हीं स्लेव्स की एक तरह से प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए, उनको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको सेटल करने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंदगा। याद रखेंगे, स्लेव्स के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया, जिसके पास सबसे ज्यादा स्लेव्स थे वो था हमारे पास फिरोज शाह तुगलक, और उसी ने उनके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंदगा। देखिए डिपार्टमेंट की जरूरत कब पड़ती है स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनिएगा। अभी जैसे अगर हम बात करें,
हमारे जो मंत्रालय है, उन अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो क्यों डिपार्टमेंट? जब कोई चीज़ आती है, नई चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट, जिस पे हमें ध्यान देना है, तो हम उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर स्लेव्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको नाम दिया गया दीवाने बंदगाह। ओके, अब आगे सुनिए ध्यान से। मुस्लिम, देखिए मैंने क्या बताया कि हमारे पास मुस्लिम उलेमास के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, मुस्लिम धर्मगुरुओं के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा था। तो मुस्लिम धर्मगुरु चाहते थे कि जो हमारे पास पुअर मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये कुछ ना कुछ अच्छा काम भी करे। अब आपको कुछ ना कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है एटलीस्ट वो तो खुश रहे और आपके बारे में विद्रोह करने का बिल्कुल भी ना सोचे। ओके, क्योंकि आपके कज़न ऑलरेडी कई सारी गलतियां करके जा चुके हैं जिससे लोगों के दिल में गुस्सा है, तो उस गुस्से को भी आपने कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना है। तो इसीलिए आप समझिए कि इसने क्या किया, चैरिटी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, दीवाने खैरात। आपने सुना होगा ना खैरात वर्ड, कि खैरात में दे दिया मतलब कि दान कर दिया। सो इसने एक डिपार्टमेंट बनाया दीवाने खैरात, किसके लिए? अनाथ और विधवा हमारे पास जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए। ओके, इसने एक दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी बनाया जिसको कहा गया दारुल शिफा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप देखिए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी इसने बनाया। तो चैरिटी डिपार्टमेंट क्यों बना रहा है? अब पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कीजिए। चैरिटी डिपार्टमेंट क्यों बना रहा है? क्योंकि ये हमारे पास किसके कंट्रोल में है? काफ़ी हद तक उलेमास के कंट्रोल में, मुस्लिम धर्म गुरुज के कहने पर सारा सिस्टम ये कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया जिसको नाम दिया गया दारुल शिफा। अब स्टूडेंट आगे इस बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। ऑल दो हिंदू रिलीजन को लेकर ये बहुत इंटॉलरेंट था, बहुत से मंदिर इसने तोड़वाए, लेकिन इसे लगता था कि जो हिंदू धर्म में हमारे पास नॉलेज है उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाया जाए। तो ही इज़ द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ट्राई टू कन्वर्ट हिंदू टेक्स्ट इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। जो हिंदू टेक्स्ट थे उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की इसने कोशिश की। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ये 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, जैसे बुक्स वगैरह। तो 1300 संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट जो है ज्वालामुखी टेम्पल जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से उठाता है और उनको सबको पर्शियन लैंग्वेज में हमारे पास क्या करता है, ट्रांसलेट कराता है। तो आपने याद रखना है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने हमारे पास संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को ट्रांसलेट कराना शुरू किया पर्शियन में, वो था फिरोज शाह तुगलक। अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखता है, अपने बारे में खुद बताता है, अपनी बुक लिखता है जिसको नाम दिया जाता है फुतूहत ए फिरोज शाही। तो आपने याद रखना है कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने, अब इसका मतलब पढ़ा लिखा था तभी अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी। तो फुतूहत ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? हमारे पास फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, तो ही पैटर्नाइज स्कॉलर, इसके कोर्ट में एक स्कॉलर हुआ करता था, नाम याद रखेंगे जायदून बरानी। ओके, जायदून बरानी। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, जो आपको सुनकर थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे रियल लाइफ से। वो क्या? इसने कुतुब मीनार की रिपेयरमेंट कराई। कुतुब मीनार को 1368 में रिपेयर कराया। याद कीजिए कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने शुरू की थी? अब फिर से हमारी हिस्ट्री स्टार्टिंग हो जाती है। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू कराई थी। और हमारे पास कंप्लीट किसने कराई थी? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? कुतुब मीनार को रिपेयर कराया था। ये पॉइंट्स तीनों याद रखने में, फिर से रिपीट करता हूं। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू किसने कराई? कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू कराई हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था। उसके बाद हमारे पास उसकी कंप्लीट किसने कराया? हमारे पास उसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। लेकिन वो एक अर्थक्वेक में डैमेज हो जाता है और उसको रिपेयर कौन कराता है? उसको रिपेयर कराता है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक। ओके, ये हमारे पास जो अशोक पिलर्स है, देखिए अब आप समझिए कि हिंदू टेक्स्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अशोक पिलर्स आपने सुना होगा ना, फेमस किंग अशोक हुआ करते थे, ग्रेट अशोक। तो उन्होंने अशोक स्तंभ हमारे भारत में काफ़ी जगह लगाए, पत्थरों पर लिखवाया था ना अशोक ने। तो उनको पढ़ने की भी इसने कोशिश की, उनको डिकोड करने की कोशिश की। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है, इसने 2 अशोक पिलर मेरठ से और दूसरा एक अशोक पिलर टोपरा कला एक गांव है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सी बुक्स में लिखा होता है अंबाला डिस्ट्रिक्ट, वो गलत है, वो पुराना है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। टोपरा इज इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट नाउ। पहले ये अंबाला डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, यमुनानगर जो था वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट का ही एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब जो है यमुनानगर अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो टोपरा इज इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सो यहाँ से इसने अशोक पिलर्स को उठाया और कहाँ ले गया? दिल्ली। तो आपने याद रखना है कि अशोक पिलर्स को दिल्ली लेकर आने वाला सुल्तान कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक।
अब मैं आपको थोड़ा सा रियल लाइफ से यहाँ पर रियल, मैंने बोला था ना कि कुतुब मीनार को आप रिलेट कर सकते हो, ये कुतुब मीनार की पिक्चर मैंने जानबूझकर लगाई है। देखा तो आपने सब नहीं होगा कुतुब मीनार को पिक्चर में या रियलिटी में। अब आप ऊपर के दो हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं उनको देखिए ज़रा ध्यान से, वहाँ पर मार्बल लगा हुआ है, नीचे के ब्लॉक्स आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये जो मार्बल टाइप स्ट्रक्चर है जो अलग से आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे पास रिपेयर है, और ये रिपेयर किसने कराई है? फिरोज शाह तुगलक ने। ये रिपेयर है स्टूडेंट, और फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जब मार्बल का यूज होना स्टार्ट हुआ था। देखिए आप एक बात समझिए, कुतुब मीनार जब बना तो इसको सुल्तान ने बनाया था, खूब सारा पैसा होगा उसके पास, तो फिर मार्बल का क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उस समय मार्बल का यूज ही नहीं होता था। ओके, मार्बल का यूज बाद में शुरू हुआ, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्बल का यूज हुआ है जो कि अपर जो दो ब्लॉक्स हैं उनमें। ओके, फाइनली हमारे पास 1388 एडी में क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है। ओके, अब फिरोज शाह तुगलक की जब डेथ होती है स्टूडेंट, उसके बाद के जो रूलर है, उसके बाद के हमारे पास जो भी तुगलक डायनेस्टी के वंशज हैं वो कैपेबल नहीं है कि सल्तनत को सही तरीके से संभाल सकें। वो सही तरीके से सल्तनत को नहीं संभाल सके, और जो हमारे पास तुगलक डायनेस्टी है उसका पतन शुरू हो जाता है। तुगलक डायनेस्टी जो है वो बर्बाद होना शुरू हो जाती है। तो लेटर तुगलक्स की अगर मैं बात करूं 1388 टू 1414 उन्होंने रूल किया, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नाम याद रखना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता। तो सक्सेसर ऑफ फिरोज शाह तुगलक नोट वेरी स्ट्रॉन्ग। और हमारे पास 14th सेंचुरी के एंड तक क्या होता है कि दिल्ली, हमारे पास जो दिल्ली सल्तनत की ज़्यादातर टेरिटरीज हैं वो अपने आप को क्या करती हैं? आज़ाद डिक्लेयर कर देती हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, तैमूर का इन्वेजन जो है वो भारत में, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? वो थी तुगलक डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तैमूर ने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि तैमूर ने जब भारत पर अटैक किया तो उस समय कौन सी डायनेस्टी का रूल चल रहा था? वो थी तुगलक डायनेस्टी। अब तैमूर ने भी अटैक इस वजह से किया था क्योंकि उसको पता था कि हमारे पास फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद जो बाकी के जो बचे रूलर हैं वो कैपेबल नहीं है उसको रोक सकें। आपने एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ये हमारे पास आखिरी रूलर था तुगलक डायनेस्टी का। ये इज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको लास्ट हमारे पास पॉइंट रह गया है, तैमूर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए तैमूर के बारे में पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि इसका बर्थ कहाँ हुआ था? हमारे पास चगाताई कनाटे। ओके, सो मे बी मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप इसे इस तरह से ही याद रखेंगे। सो चगाताई कनाटे जो कि आज की डेट में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। सो बेसिकली इसका बर्थ कहाँ हुआ था? दैट इज इन उज्बेकिस्तान। और ये पहला रूलर था किसका? टिमुरिड डायनेस्टी का। तो ही इज द फाउंडर ऑफ टिमुरिड डायनेस्टी। ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिमुरिड डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो ही इज द वर्ल्ड फेमस तैमूर। तैमूर ने बहुत बड़े एरिया पे कब्जा किया था वर्ल्ड के, और इसने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा था। लेकिन दिल्ली में एंट्री करने से पहले ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में इसने 1 लाख से ज़्यादा हिंदूज को कैप्चर किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। आप सोच के देखिए स्टूडेंट, 1 लाख ये कोई छोटा नंबर नहीं होता। 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को इसने क्या किया? किल कर दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं मुस्लिम रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, अग्रेसिवली फॉलो करता हूँ। बहुत सी हमारे पास लेडीज़ का रेप हुआ। ओके, और बहुत से गुलामों को अपने साथ वापस ले गया। अब ये दिल्ली पहुंचता है 1398 एडी में। याद रखेंगे कि दिल्ली पे अटैक तैमूर ने कौन से ईयर में किया था? 1398 एडी। बहुत बुरी तरह से दिल्ली को लूटा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास 90 एलिफेंट्स, 90 हाथी गोल्ड से लाद कर, गोल्ड आप सोचिए 90 हाथियों पर गोल्ड लदा हुआ है, तो अपने साथ ये कहाँ ले जाता है? वापस अपनी सल्तनत में ले जाता है, और उसके बाद ये पीछे मुड़कर नहीं देखता। आपने याद रखना है, जब हमारे पास तैमूर ने भारत पर इन्वेजन किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो रूल कर रहा था पर्सन, वो था सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो ये बिल्कुल भी बचा नहीं पाया सल्तनत को, और जब इसे पता चलता है कि तैमूर आ रहा है तो ये सल्तनत छोड़कर भाग खड़ा होता है। तो मैंने बताया ना कि तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट के रूलर हैं वो किसी काम के ही नहीं थे। तो अल्टीमेटली तैमूर जो है दिल्ली की जो वैभव है, दिल्ली की जो शान शौकत है, उसको बर्बाद करके रख देता है। तो तैमूर के बारे में इंडिया में जब भी हम बात करते हैं तो ही इज़ नॉट गुड गाय फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए उसका कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं रहा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो बाबर, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, ऐसा माना जाता है कि बाबर जो है वो तैमूर का ही डिसेंडेंट था।
ओके उसका कहीं ना कहीं रिलेशन था तैमूर के साथ, जिसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास तुगलक डायनेस्टी। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।